हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिहंत वात्सल एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड भाग। इससे पहले भाग में हमने इस चैप्टर से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन किया था। इस वाले चैप्टर में हम इससे संबंधित जो भी डेरिवेशन है उनका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और अपने साथ नोटबुक भी तैयार रखें। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी 12th क्लास में है तो सबको शेयर करें। तो इस वीडियो में हम आपको जो पढ़ाएंगे उसके कंटेंट्स हैं। बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। ये वाला जो लास्ट वाला टॉपिक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर एग्जाम में यही टॉपिक ज्यादातर पूछा जाता है, वैद्युत जो बल आघूर्ण है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, आइए चलते हैं। बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूर होता है चित्र। फिजिक्स में चित्र बहुत जरूरी है और जिंदगी में चरित्र जरूरी है। अगर जिंदगी का चरित्र बिगड़ा तो आपका कुछ नहीं रह जाएगा, और अगर फिजिक्स में चित्र बिगड़ा तो आपका डेरिवेशन कुछ भी मायने नहीं रखता। तो चित्र में अगर आप जैसे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश कैपिटल क्यू रखा हुआ, तो ये हमारा बिंदु ओ है, इस पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश है। तो ये हमारा स्मॉल आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ बिंदु पी पर। हमें यहाँ जैसे ही हम परीक्षण आवेश इस बिंदु पी पर लेकर आते हैं तो परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू के कारण एक बल लगता है कूलाम के नियम के अनुसार। वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू अप के आर स्क्वायर। यहाँ पर जो पीछे ये आर कैप लगा हुआ है, ये आर कैप एकांक सदिश है जो आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ पर परीक्षण आवेश को प्रदर्शित करता है। समीकरण एक से वेक्टर एफ की वैल्यू इस वाले समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास देखिए, ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और हमारे पास बचेगा वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल के आर स्क्वायर आर कैप। परिणामी जैसे ही हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये जो एकांक सदिश है ये यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि एकांक सदिश का मान 1 होता है। हमारे पास फॉर्मूला बचेगा वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। तो ये वाला छोटा सा डेरिवेशन है बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं इसके बाद। यहाँ से दूसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति आखिर क्या होता है वो देखते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाई गई द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है। अगर बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित होता है तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु पी है। ये मध्य बिंदु ओ हो गया, ये हमारा बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से देखेंगे तो ए बी बराबर 12, ये द्विध्रुव की लंबाई है। ओ पी, ओ से पी तक की दूरी हमारी कितनी, स्मॉल आर, और ये मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएंगी, ये स्मॉल एल और ये स्मॉल एल, यानी ओ बी बराबर ओ ए बराबर स्मॉल एल। यहाँ से बात करेंगे तो चित्र में देखते हैं हमारे प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी ए पी और माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी बी पी। तो बी पी बराबर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए मध्य बिंदु से ये इस तरफ है तो आर प्लस एल। तो हमारा बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस ओ बी। ओपी की वैल्यू कितनी है आर और ओबी की वैल्यू कितनी है एल, तो आर प्लस एल हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के लिए देखेंगे एपी, तो एपी को देखेंगे तो ये कुछ इसके अंदर है, तो हम ओपी में से अगर ओ ए को माइनस कर देंगे तो हमें एपी मिल जाएगा। चित्र में आप साफ देख सकते हैं आर माइनस एल।
बिंदु O पर स्थित जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दोनों देखो विपरीत दिशा में, इसीलिए E1 माइनस E2 दोनों का परिमाण लेकर चलेंगे। यहाँ पर दोनों क्यों लिए हैं? क्योंकि एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र से आपको स्पष्ट दिख रहा है। और E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि प्लस क्यू आवेश इस बिंदु P पर के पास है, इसीलिए तीव्रता किसकी ज्यादा होगी? प्लस क्यू आवेश की होगी। माइनस क्यू आवेश की तीव्रता कम होगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है E1 इज ग्रेटर देन E2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 कैपिटल के Q अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर E1 है, E1 की वैल्यू क्या? E1 से दूरी कितनी है? AP। देखिए प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है? ये वाली दूरी है AP। और माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी है? ये वाली है BP। तो यहाँ हमने R की जगह पर क्या लिया हुआ? AP और BP का यूज किया हुआ है। अब इसमें से हम कितना क्या कॉमन लेंगे? इतने हिस्से को कॉमन ले लेंगे। देखिए दोनों में ये चीज कॉमन है 1/4πε0 कैपिटल के Q, ये कॉमन है, इसको कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से कॉमन ले लिया और इस जगह पर हमने क्या रख दी है? AP स्क्वायर की वैल्यू R माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ रखा है BP की वैल्यू R प्लस एल का स्क्वायर। तो हमारे पास कॉमन लेने पर क्या बना? 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या बचेगा? जो स्टेप आएगा इस तरफ आएगा r प्लस एल का स्क्वायर, माइनस करके आएगा r माइनस एल का स्क्वायर, अपॉन में r प्लस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2al। यहाँ a माइनस बी का करेंगे और माइनस पहले से ही बाहर है तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते चलेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होकर क्या बचेगा? प्लस 2rl। यहाँ से मैंने क्या किया? देखिए यहाँ भी प्लस 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा? 4rl हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब Q यहाँ से बाहर है, Q बाहर है तो Q को हम क्या करेंगे? यहाँ से निकाल देंगे, 2r को बाहर कर देंगे। 2r करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2ql साथ में बचेगा। अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या बचता है? 4rql बचेगा, है ना। हमने क्यों लिया? क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमने पिछली वीडियो में देख रखा है। अगर जिसने नहीं देखा वो अब मेरी इससे पहले पार्ट को देखें, वहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। P बराबर हमारा कितना होता है? 2ql होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, तो हम इस 2ql की जगह पर क्या रख देंगे? P को रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? E बराबर 1/4πε0 कैपिटल के 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखें वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वाले बिंदु P से अगर बहुत कम है, बहुत कम है मतलब दूरी ज्यादा है और द्विध्रुव की लंबाई कम है, उस स्थिति में जो ये नीचे दिया हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये अप्रोक्स किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर के बराबर। मतलब इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर पहले से लगा हुआ है और एक स्क्वायर ये मिलेगा तो हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी? R4। अब ऊपर इस वाले R से एक पावर यहाँ से खत्म हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा? E बराबर 1/4πε0 कैपिटल के 2p अपॉन आर क्यू। ठीक, इन वैक्यूम और एयर, अगर सपोज कीजिए किसी तरीके का कोई माध्यम नहीं है, दोनों आवेशों के मध्य माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है, तो यहाँ पर जो कैपिटल के परावैद्युतांक का मान होगा वो लगभग किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसको हटा के हमारे पास क्या बचेगा? 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। तो ये हमारा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ इस तरीके से होगा। हमारे पास यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश A है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश हमारा पॉइंट B पर रखा हुआ है। दोनों ध्रुव की लंबाई कितनी है? 2l, है ना।
इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस Q के कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर, और माइनस Q के कारण इसकी तीव्रता कहाँ होगी, अंदर की ओर। परिणामी तीव्रता कहाँ जा रही है हमारी, ये P के दिशा में मध्य भाग पे। देखिए AP वही यहाँ हमने एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, मध्य दूरी है, इसके मध्य बिंदु O से दूरी इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज आपको दो दिखेंगे, APO और BOP। यहाँ पर AOP और BOP ये दोनों हमारे कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारे आधार हो गए, और ये हमारा कर्ण हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई कितनी, स्मॉल l, और इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि ये लंबार्धक है यानी समान दो भागों में बांटेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे AP जो कर्ण है AP और ये दूसरा कर्ण BP, इन दोनों का अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हमारे पास क्या मिलेगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AP BP की वैल्यू मिल गई। अब बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, A पर जो प्लस Q आवेश है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वेक्टर मोड A E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन BP का स्क्वायर। एक AP का स्क्वायर यहाँ पर होगा हमारा, तो Q अपॉन AP का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से हम देखेंगे बिंदु P के कारण, तो यहाँ बिंदु B के कारण देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन BP का स्क्वायर। तो BP और AP की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखिए दोनों की बराबर है, तो लगभग हम यहाँ किया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हो तो इससे स्क्वायर को कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो एक पक्ष हमारे बराबर है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि वेक्टर E और वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का परिमाण कैसे आपस में बराबर है। अब फिर से हम देखेंगे APO में, यहाँ पर APO में अगर हम देखेंगे तो cos थीटा बराबर AO, cos थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो हमारा क्या होगा AO आधार हो गया एक हमारा, और कर्ण कौन हो गया AP, तो AP अपॉन AO अपॉन AP, तो यहाँ पर हमारा कितना AP कितना है हमारा L, ठीक, और BP हमारा OA हमारा कितना है L यहाँ पर, ठीक, और OB भी हमारा L है, तो OA हमारा क्या हो गया L अपॉन AP की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। स्पष्ट है कि E1 व E2 के मध्य कोण, यहाँ पर देखिए E1 यहाँ पर और E2 यहाँ पर है, दोनों के बीच में कोण थीटा, थीटा देखेंगे तो कितना कोण हो जाएगा 2 थीटा, तो उनका परिणामी E1 P E1 के अर्धक के अनुदिश अर्थात AB के अनुदिश कार्य करेगा। अब इनका जो परिणामी है ये वाला है, ये किसके अनुदिश है, AB के अनुदिश कार्य करता है, AB के समांतर है। तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ये हमारे सदस्य क्लास 11 सदिश के अनुसार है, E इक्वल टू √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा 2 थीटा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे देखो समीकरण 3 से E1 E2 आपस में बराबर है, तो मैंने E2 को रिप्लेस कर दिया E1 से, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा E1 का स्क्वायर। मैं दोनों पक्षों से क्या ले लूंगा, इधर इन सभी से E1 स्क्वायर कॉमन ले लिया,
और अंदर क्या बचा, E1 प्लस टू कॉस टू थीटा। अब यहाँ से मैं दोनों दो को और कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2E1 का E1 स्क्वायर, अंदर 1 प्लस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का हमारा जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से मैंने क्या रखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दिया। यहाँ एक से एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 का मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, कॉस का स्क्वायर हो गया, ये सब वर्गमूल को कैंसिल करेंगे तो हमें बाहर क्या मिलेगा, 2E1 कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू समीकरण 4 से और E1 की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे। वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होता है 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो 2QL हमारा अलग हो गया। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ अंडर रूट की वैल्यू कितनी, 1/2, तो 2 प्लस 1/2 बराबर कितना होगा हमारा, 3/2। तो यहाँ पर देखिए 2 आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो 2 प्लस 1/2 हमारा कितना होगा, 3/2 की पावर हो गई। क्योंकि P बराबर कितना होता है, 2QL द्विध्रुव आघूर्ण। और यहीं पर अगर हम देखें यदि L इज लेस देन R तो हमारे पास क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू जैसे ही हम इस समीकरण में लिखते हैं तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के P अपॉन R क्यूब। वायु या निर्वात के लिए कैपिटल के की वैल्यू कितनी होगी, 1, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो ये था हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ए बी एक निकाय है जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर एक द्विध्रुव प्रदर्शित है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। यह द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ। देखिए यहाँ पर एक समान हमारा ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 2a, थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यहाँ पर जो सीधी लाइन है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तब अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इधर इन दोनों के बीच का एक बल हमारा कहाँ लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, दूसरा बल कहाँ लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। दोनों बल परस्पर लंबवत है और उनके बीच लंबवत दूरी कितनी है, AC। हमें इस AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए यह समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री का, तो समकोण त्रिभुज लेंगे ट्राइंगल ABC में क्या लेंगे, साइन थीटा, क्योंकि हमें लंब निकालना है और कर्ण पता है इसीलिए यहाँ पर क्या लिया जाएगा, साइन थीटा लिया जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए लंब बटे कर्ण, तो AC बटे AB। AC अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a, तो यहाँ से जो हमारी AC की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2a साइन थीटा। अब बात करते हैं, जैसे हम इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो इस पर एक बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है क्लास 11 से आपको याद होना चाहिए, एक बल का परिमाण और बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ पर देखिए एक बल का परिमाण कितना है, QE, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से QE, और बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने क्या बताया, AC है। जैसे ही हम इसमें किसकी वैल्यू रखेंगे, AC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2a साइन थीटा, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से P इक्वल टू 2QA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ रख देंगे टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब ये हमारा कौन सा है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल का सूत्र बनता है, इसीलिए इसका सदिश रूप होगा बल आघूर्ण का, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर टॉर इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि बलाघूर्ण की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। यानी जो बल आघूर्ण की दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होगी। यहाँ पर
लास्ट टॉपिक है हमारा इसका कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण के पदों में वैद्युत द्विध्रुवागुण की परिभाषा, क्योंकि बलागुण का फॉर्मूला होता है हमारा पीई साइन थीटा। अब सपोज कीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 और उन दोनों के बीच में कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, तब जो हमारा अधिकतम बलागुण होगा टाउ मैक्स इक्वल टू होगा पी इंटू ई। तो द्विध्रुव आघूर्ण उस कार्यरत बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1 लिखा हुआ है, तो जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है P उस कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में के लंबवत स्थित हो। यानी किसी भी द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण एक दूसरे के तब बराबर होंगे कि एकांक तीव्रता का तो वैद्युत क्षेत्र हो और क्या रखे कैसे हो, परस्पर लंबवत रखे हों। तो आज की वीडियो में हमारा पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूरा जानकारी मिली, उसके डेरिवेशन के बारे में जानकारी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नोट्स आपको अच्छे बन रहे हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकें। आप और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरीके के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, arhantacademy.organize पर। ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर किसी भी प्रकार के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।